हाँ, तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में देखा था कि ऊष्मा चालन में फूरियर समीकरण का यूज कैसे करते हैं। फूरियर समीकरण से हमने ऊष्मा चालन की दर निकाली थी और उसका हमने जो सिंपल फॉर्मूला था उससे भी निकालते थे। वो दोनों एक ही तरीके से, दैट इज dq/dt इक्वल टू -ka dt by dx। तो जनरली इसका यूज कब करते थे? जब k और a कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, परिवर्तनशील हो, तब इसका यूज करते थे। उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन हमने देखी। तो अब हम आगे, एक तो हमें पढ़ना है कि क्या बचा है इस ऊष्मा चालन में, मैं आपको बता दूं। इसमें एक तो हमें ग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा सा ताप की और एक्स के बीच में छोटा सा ग्राफ है, वो देखते हैं। और उसके बाद फिर हमने अभी तक सब कुछ स्टेडी स्टेट में पढ़ा है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल स्टेडी स्टेट के अलावा, यानी कि स्थायी अवस्था को छोड़ करके अस्थायी अवस्था के कुछ सवाल भी देखने हैं कि अस्थायी अवस्था आ जाए तो क्या करना है। हालांकि आपके कोर्स में 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें की स्थायी अवस्था होती है, स्टेडी स्टेट होती है, साम्य अवस्था होती है। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट ना हो तो क्या करें, वो भी तो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में भी जानेंगे आज ही। तो आज उसके बाद फिर हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ की बात करने के लिए, जैसे मान लीजिएगा अब हमारे पास ये कोई छड़ है, जिसकी लेंथ L है, इसका यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, ये निम्न टेम्परेचर है, लो ताप है। अगर मैं कहूँ इसका क्षेत्रफल भी, एरिया है A क्षेत्रफल, और x डिस्टेंस पर जाकर के आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx, छोटा सा अवयव लिया dx का। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी x के साथ इसका ताप क्या है, इसमें क्या रिलेशन है, ये निकालना है, तो सिंपल आपकी जो इक्वेशन लगा रखी वो पूरी रोड के ना लगा करके यहां तक लगा दो, क्योंकि जो ऊष्मा की जो दर है h जो है दैट इज dq/dt, वो तो पूरे सभी सरफेसों पर सेम है। साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं तो साम्य अवस्था में सभी सरफेसों पर, सभी पृष्ठों पर समान है। जितने भी समतापीय पृष्ठ होंगे यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर समतापीय पृष्ठ होंगे, उन सब समतापीय पृष्ठों पर ऊष्मा प्रवाह की दर समान होती है। तो बस उसी को लगा दो और उससे रिलेशन आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है भाई dq/dt बराबर KATH माइनस TL अपॉन x, ऐसा लगा सकते हैं। ये TH माइनस T कर लो T, अगर यहां तक ले रहे तो यहां तक के लिए ताप दिया जाएगा। तो हमें इसमें ये मान लीजिएगा H है, और क्या ये नियत है? क्या ये नियत मतलब कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कब? जब तक कि साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसी को हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा चैप्टर स्टेडी स्टेट के लिए पढ़ते हैं। तो अब हमें तो टी और एक्स में रिलेशन चाहिए। तो भाई ये तो कांस्टेंट हो गया, ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। के ए एक्स को उधर ले आओ, चलो TH माइनस T, ठीक है, एक्स इधर आ जाएगा, HX अपॉन KA, ठीक है, इक्वल टू TH माइनस T। हमें तो T और X में रिलेशन चाहिए था, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? T इक्वल टू आ जाएगा माइनस H अपॉन KAX प्लस TH। यानी कि अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये क्या समीकरण बन गई? इसको तो आप मान लो y एक्सिस पर, और ये क्या है? ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी HB, KB और AB, इसकी चालकता K मान ली। तो यहां पर क्या आ जाएगा? y, ये आ जाएगा अपना mx प्लस C। तो ध्यान से देखो तो एक सरल रेखीय रूप में मैंने आपको एक पॉइंट लिखा था कि जो ऊष्मा प्रवाह की दर है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो ताप है वो रेखीय रूप से डिक्रीज होता है, घटता चला जाता है। तो रेखीय रूप से डिक्रीज हो रहा है। देखो ताप x के साथ साथ घट रहा है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और घटते घटते जो है आपके, अगर इसको ताप को देखें तो क्या बनेगा? अब वो ध्यान से देखो इसको, तो क्या ग्राफ बनेगा? ये क्या बना? x, ये क्या बना? t। तो जब x इक्वल टू 0 है
तो कितना आ जाएगा ताप TH। x के साथ साथ ये घटता जा रहा है, जिसका स्लोप, जिसका ढाल, प्रवणता नेगेटिव है, और ये घटता जाएगा, और घटते घटते जैसे जैसे x जाएगा तो x को आप कहां तक ले जाएंगे, यहाँ L तक, और L तक ले जाएंगे अगर, तो यहां पर इसका ताप कितना हो जाएगा TL, निम्न ताप, उच्च ताप तक। तो इसका स्लोप कैसा है, इसका ढाल इसका जो ढाल है, प्रवणता जिसे बोलते हैं, -h/KA कह सकते हैं इस ग्राफ का ढाल। और ये किस अवस्था में है भाई, ये है स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में है, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में है, या फिर स्थायी अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था या फिर स्थायी अवस्था में हमने इसको ग्राफ को बना लिया है। तो इस तरीके से इसका वेरिएशन होता है, इस तरीके से बदलता है। अच्छा, कभी कभी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ठीक है साम्य अवस्था में तो निकाल, लेकिन अगर साम्य अवस्था ना हो, तो साम्य अवस्था अगर नहीं होगी तो ये ग्राफ रेखीय नहीं होगा, तो ये अरेखीय होगा, नॉन लीनियर होगा, लीनियर नहीं होगा। तो लीनियर नहीं होगा तो फिर कैसा होगा भाई, तो हो सकता है ये ग्राफ नंबर 1 दे दूं मैं अगर नाम, हो सकता है ये ग्राफ ऐसा आ जाए, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे आ जाए। तो कॉमन सेंस आप सोच सकते हो कि भैया ग्राफ कैसा आना चाहिए। तो मान लिया ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, तो ये तो साम्य अवस्था में आ गया। ये वाला तो कब है, ये तो है साम्य अवस्था में। ये वाला जो ग्राफ है वो किसमें है, साम्य अवस्था में। और ये जो ग्राफ है ये वाला येलो कलर वाला, ये कब आएगा और ये कब आएगा, तो ये देखना है क्या ये एक असाम्य अवस्था में आएगा, या तो ये आएगा या आएगा। तो कॉमन सेंस से सोचें कि कौन सा आना चाहिए। तो भाई देखो, हमने स्टार्टिंग में जब मैंने साम्य अवस्था पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि शुरू में कुछ ऊष्मा ये छड़ खा लेगी, जिससे कि ये अपना ताप बढ़ाने में यूज होती है। यानी कि साम्य अवस्था आने से पहले पहले ताप कम थे, किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल का ताप पहले कम था, तो कम ताप असाम्य अवस्था में थी, और साम्य अवस्था आने पर उनके ताप समय के साथ साथ बदलने बंद हो गए, लेकिन अलग अलग थे सब जगह पर, लेकिन जितना जहां पर था वो फिक्स था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी पॉइंट को लेता हूं तो इस पे ताप ज्यादा है, तो इससे इस पर ताप कम, यानी कि ये ग्राफ बताता है कि इससे नीचे के ताप है, इसमें इससे ज्यादा के ताप है, तो साम्य अवस्था में तो आएगा नहीं। तो यानी कि ये क्या होगी, अनस्टेडी स्टेट, असाम्य अवस्था, असाम्य अवस्था, या फिर नॉन स्टेडी स्टेट, नॉन स्टेडी स्टेट। तो ये याद रखना है। आया हुआ सवाल है कि भाई इसमें से कौन सी असाम्य अवस्था को प्रदर्शित करती है, तो नंबर 2 असाम्य को, नंबर 1 साम्य अवस्था को, नंबर 3 कोई ग्राफ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ताप में और लंबाई के साथ इसके ग्राफ में परिवर्तन किस तरीके से होता है ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये जो x की बात करें तो यहाँ x बराबर L तक लेकर चले गए, स्मॉल l तक। ठीक है, और यहाँ x बराबर 0 तक ले गए। ओके, तो ये आपका लंबाई x और ताप के बीच में क्या आ गया, ग्राफ आ गया। ओके, अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पे असाम्य अवस्था भी है, तो असाम्य अवस्था में क्या हो रहा होता है उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, उसकी बात करेंगे कि भाई असाम्य अवस्था अगर आ जाए तो क्या करना है। ओके, चलो जी, तो बात करते हैं थोड़ी सी असाम्य अवस्था या फिर अस्थायी अवस्था या फिर नॉन स्टेडी स्टेट या अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, तो सीधे सीधे एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दी हुई है। पहले क्वेश्चन समझेंगे ध्यान से कि आपके पास एक सोर्स से फिक्स ताप को 200 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया हुआ है, 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको नियत किया गया है। ठीक है, एक हीटर की हेल्प से और यहां पर एक बर्तन है जिसमें पानी है, जिसमें पानी भरा हुआ है, और पानी मान लीजिएगा इसमें है 50 डिग्री सेल्सियस। कितने पर है, 50 डिग्री सेल्सियस पर
पानी। ठीक है, अच्छा अब इसको एक छड़ से जोड़ दिया, इसको छड़ से जोड़ दिया भाई। ठीक है, जब इसको छड़ से जोड़ दिया, इस छड़ का मास m है, लेंथ l है, और यहां पर इसका क्षेत्रफल जो है ये a दे दिया, और इसकी चालकता स्मॉल k है। ये सब डेटा आपको गिवन है। तो सवाल क्या है भाई, सवाल सुनेंगे ध्यान से। सवाल ये है, सवाल ये है कि कितने समय बाद, कितने समय बाद कितने समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है, शुरू होता है। कितने समय बाद पानी उबलना शुरू होता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखो अगर, कि भाई इसका जो ताप है वो 50 डिग्री सेल्सियस का पानी था। जैसे जैसा आप इसमें यहां से गर्म करेंगे तो यहां से चालन विधि के हेल्प से ऊष्मा चलेगी, और वो ऊष्मा चलेगी किस तरीके से, dq/dt की हेल्प से, h जाएगी मतलब इसमें। तो यहां से जो ऊष्मा गई वो ली किसने, पानी ने। पानी का ताप बढ़ेगा, तो इस वाले जो एंड का ताप है क्या ये कांस्टेंट रहा 50 या बदलता रहा, बदलता रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक के लिए साम्य अवस्था नहीं आई, क्योंकि ये ताप तो फिक्स नहीं रहा, 50 था, 51, 52, 53। तो जब तक ये उबला नहीं तब तक तो ये ताप बदलता रहा, जब तक ये उबला नहीं तब तक ये ताप बदलता रहा। बदलने के बाद भले ये ताप कांस्टेंट, लेकिन जिसमें जब तक ऊष्मा गई, जैसे ही उबलना शुरू हुआ उसके बाद ताप कांस्टेंट हो जाएगा 100, लेकिन 100 से पहले तक ये ताप बदलता रहा। तो ये ताप मान लीजिएगा कोई भी, ये ताप क्या है, ये बदलता रहेगा उबलने से पहले तक। ठीक, ये बदलता रहेगा। इसका मतलब, और हमने तो क्या पढ़ा था साम्य अवस्था में कि इधर का ताप फिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब ताप साम्य अवस्था में नहीं आए, साम्य अवस्था में नहीं आए तो भाई फिर क्या करें, तो किसी टाइम t पर, मान लीजिएगा t पर ये आपका यह है, मान लीजिएगा माना किसी समय t पर ताप t डिग्री सेल्सियस है। तो उस टाइम पर आप इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन देखें जरा ध्यान से। मतलब आपको सोचने का तरीका डेवलप करना है कि किस तरीके से हम नॉन स्टेडी स्टेट असाम्य अवस्थाओं की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। तो इसको करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है भाई, सबसे बड़ा तरीका क्या है कि आप इसको किसी टाइम t पे लिया, t है तो क्या करेंगे, dq/dt इक्वल टू KA/L, और t मतलब 200 और t, ताप तो कम हो रहा होगा 200 से, जब ताप कम है तो 200 माइनस t, तो KAL ये कांस्टेंट है, ये h इस बार कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो बदलती जाएगी, जैसे ताप बदलेगा ये बदलेगी। ताप का फलन होगा, आपसे ताप का फलन भी पूछ सकता है कि सवालों में कि बताओ समय के साथ ताप का फलन क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने इसको क्या बोला कि उबलना शुरू होता है उस समय। उबलने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने में आपके पास कितना समय लगेगा। तो अगर वो ध्यान से देखो तो जो ऊष्मा यहां से यहां तक गई वो उसने कौन से फॉर्मूले से ली। अगर पानी की बात करें, पानी की बात करें तो पहला ताप कितना है इसका 50, और दूसरा ताप कितना आ जाएगा इसका, अभी जो है आप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, लेकिन आपने क्या ले लिया इसको 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो ताप बदल रहा है, ताप बदल रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, आप इसमें कौन से फॉर्मूले से ऊष्मा लेगा, ये ms डेल्टा टी से, ms डेल्टा टी से लेगा। तो जो ms डेल्टा टी से ऊष्मा लेगा उस ऊष्मा को इसके बराबर रख दो। तो किसी टाइम t में, लेकिन उसका ताप में परिवर्तन हो रहा, तो क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखो, इसको लिख देंगे ms dt अपॉन t, ms dt हो जाएगा, t नीचे ही, तो Ka 200 माइनस t अपॉन l। अब देखो टेम्परेचर वाली चीजें एक तरफ ले आओ, और S किसकी, पानी की, ये किसकी, S किसका लेना, पानी का लेना, ठीक है। हाँ जी, ये इसमें
थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका द्रव्यमान ले लो m का, इसका तो चलो कैपिटल M मान लो, लेकिन इसका स्मॉल m, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी कैपिटल M की। हाँ, तो यहाँ पर पानी का ये आ गया और पानी की स्पेसिफिक हीट पता ही होती है हमें, तो वो 1 हो गई। तो इसको आप ले लो, क्या करें, m1 dt अपॉन टेम्परेचर वाली चीजें एक तरफ ले आओ और बिना टेम्परेचर वाली चीजें इस तरफ ले आओ, टाइम उस तरफ आ जाएगा। तो अब इसको सोल्व कैसे करें भाई, तो जहां पे dt है ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ पे किसको जोड़ दो, dt टाइम में इसमें इतना ताप में चेंज हुआ, इसका मतलब ये है। और किसी टाइम t इक्वल टू 0 पर ताप कितना था इसका, 50 था, और हमें कितने पर चाहिए, किसी टाइम पर कितने समय में कितना ताप हो गया, 100 हो गया, ये निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई कि कैसे हमने लिमिट लगाई, छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा ताप में चेंज हुआ जिससे कि वो उष्मा ms डेल्टा t की फॉर्म में पानी को मिली। और ये चूंकि आपके पास ताप बदलता जा रहा है इसलिए आपकी जो उष्मा प्रवाह की दर है वो कांस्टेंट या नियत नहीं है। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलस लगाएंगे, इसलिए कैलकुलस इज मस्ट, कैलकुलस आनी बहुत जरूरी है अगर फिजिक्स को आपको अच्छे से और आसानी तरीके से समझना है। तो क्या करेंगे भाई, तो m तो कांस्टेंट है, m तो यहां से यहां पर ले आए, नीचे ले आए, m तो नीचे आ गया, तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x क्या होता है, ln x होता है, ठीक। और अगर मैं बोलूं ax प्लस b है तो इसका क्या हो जाएगा, ln x ax प्लस b होता है, और नीचे जो x का मल्टीपल में होता है वो नीचे भी आता है। ये याद रखेंगे कि भाई ये इंटीग्रेशन होता है, फिर लिमिट जो भी होगी वो लगा देंगे। अगर dx अपॉन ax प्लस b होता है तो ln ax प्लस b, लेकिन जो यहाँ x का मल्टीप्लाई होगा वो नीचे भी आएगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर a की जगह तो हो गया -1 और b की जगह x की जगह t हो गया और b की जगह ये आ गया, तो क्या आ गया ln 200 माइनस t, a की जगह x के साथ यहाँ पे a था, यहाँ पे x की जगह t की -1 है तो नीचे -1 भी आएगा, और इसकी लिमिट 50 से लेकर के 100 तक आ जाएगी, Ka अपॉन ml इंटू टी। तो बहुत ध्यान से देखो तो उसको सवाल में कुछ नहीं बचा, ये सब दिया रहता है, टी निकल जाएगा, इसकी लिमिट ही रखनी है बस अब जा। तो लिमिट रख दो भाई, 100 रखा पहले, तो पहले 100 रखा, तो ln 200 माइनस 100 माइनस ln 200 माइनस 50 अपॉन -1 इक्वल टू Ka अपॉन ml इंटू टी, ठीक है। तो 200 यह आ जाएगा, लो ln 200 माइनस 100 ln 100 और ln 150, तो लो ln आपको ये भी याद होना चाहिए कि ln m माइनस ln n बराबर ln m अपॉन n होता है। तो यहां से ये क्या लिखा जा सकता है, ln 100 माइनस ln 150, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास कम आएगी, इसकी ज्यादा आएगी तो नेगेटिव बचेगा, तो क्या करो, ऐसा करो, यहाँ पे माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, इस -1 से ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बराबर Ka T अपॉन ml। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लगा दो, ln 150 माइनस ln 100 इक्वल टू Ka अपॉन ml t, log m माइनस log n, log m बटे n, दैट इज ln 150 बटे 100, ये 0 से 0 गया, 5 या 15 और 5 दूनी 10 बराबर Ka T अपॉन ml। तो ln 3/2, तो सोल्व करने पर क्या बना आंसर, T इक्वल टू ml अपॉन Ka ln 3/2।
अब ln 3/2 की वैल्यू आप निकाल कर रख सकते हो। ln 3/2 की वैल्यू निकाल करके रख लेने पर आ जाएगी आपके पास t की वैल्यू, जब इसको सॉल्व कर ले जाएगा तो जाएगा ml/KA एंड दिस इज 0.405 इतने सेकेंड। ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी अगर अस्थायी समस्याओं को सॉल्व करना है। अच्छे सवाल होते हैं, थोड़ा सा ध्यान समझने की जरूरत है, बहुत मुश्किल नहीं होते, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो और इसी में ही एक और पार्ट देखते हैं। ये हमने क्या निकाला था, इसको मान लो पहला भाग था, ये कितने समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है, ये था समय निकाला था, निकल गया समय। लेकिन अगर इसी में एक और भाग जोड़ दिया जाए, भाग नंबर 2, अगर ये बोल दिया जाए कि भाई इसके कितने समय बाद, अभी उबल गया तो इसके कितने समय बाद यह पूरी तरह से भाप में बदल जाएगा, वह समय ज्ञात करो। मान लो मैं बोलता हूं सेकंड भाग, वह समय ज्ञात करो जिसमें पानी उबलने के बाद, इसमें पानी उबलने के बाद भाप में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। तो एक समय और निकालना है। अब ये क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में पहुंच चुका, तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अब हमें और जारी उष्मा, तो वो क्या करेगा, इसको भाप में बदल देगा। तो सेकंड पार्ट में, ये तो हमारा पहला पार्ट था, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना, वो समय निकालना है जितने समय के बाद ये पानी पूरी तरह से भाप में बदल जाएगा। तो जब ये भाप में बदल जाएगा तो क्या सिचुएशन आएगी, तो जरा ध्यान से देखेंगे सिचुएशन में क्या चेंज आएगा। तो मैं सब मिटा देता हूं, पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। अब हुआ क्या, ये पानी किस में पहुंच चुका है, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी बन चुका है, यस। और जब ये भाप में बदलेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस का पानी किस में बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में। इसका मतलब ताप यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 200, तो फिक्स हो गया। अब ताप फिक्स हो गया, ताप क्या हो गया, फिक्स, ताप नहीं बदलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब अब साम्य अवस्था का एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि दोनों तरफ का ताप समान है और इसमें से जो उष्मा जाएगी वो उष्मा उसकी अवस्था बदलेगी, केवल 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलेगी। और जब ये भाप में बदलेगा तो उष्मा किस फॉर्मूले से लेगा, गुप्त उष्मा से लेगा, Q बराबर ml से। तो बस इतना सा अंतर है कि भाई सेकंड नंबर में, पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में क्या करेंगे, एक तरफ 200 एक तरफ 100, तो साम्य अवस्था आ चुकी होगी। तो यानी कि इस बार dQ/dt कांस्टेंट है, दैट इज KA/L, और कितना 200 माइनस 100, और आप लिख सकते हो कितनी उष्मा लेगा यहाँ पर, Q बराबर ml से, Q बराबर m इंटू L, और L कितनी होती है पानी की, L लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हम बोलते हैं गुप्त उष्मा भाप की, वो आएगी कितनी, 540 कैलोरी पर ग्राम, ये होती है। चलो जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q/T KA/L, ये कितना आ गया 100, तो Q कितनी ml, और T इधर चला जाएगा KA/L इंटू 100 इंटू T, तो बस हो गया अपना ये यहाँ पर। और 540 लिख सकते हैं इसको, 540 KA/L इंटू 100 इंटू T, तो कितना आ गया, T बराबर ml/KA, और इसे सॉल्व कर लेंगे 540/100, और T का आंसर आ गया ml/KA 5.4। तो इसमें कोई कैलकुलस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें स्टेडी स्टेट है। अच्छा, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैंने Q/T कैसे लिख दिया, क्योंकि अब इसमें अपने पास, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर इससे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, dQ बराबर KA/L इंटू 100, ऐसे लिख लो, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगा दो,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगी Q के ए अपॉन एल इंटू 100 इंटू टी, और Q को क्या लिख देंगे ml, m इंटू 540, तो के ए अपॉन एल इंटू 100 इंटू टी, तो एक ही बात है, चाहे डायरेक्ट लिख दो। तो जब अपने पास ये चीजें कांस्टेंट हो जाती है तो चीजें बहुत आसान होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास टी के आंसर आ जाएगा ml अपॉन के ए इंटू 5.4। इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ओके, तो हमने वो समय भी निकाल लिया जिसमें कि ये क्या होगा, पानी उबलने के बाद भाप में बदल जाएगा। और प्रॉब्लम देखते हैं इस तरह की। चलो ये क्वेश्चन देखो, एक और इस तरह का है, और भी दो ब्लॉक्स हैं, ऐसे रख दिए दो ब्लॉक्स जिसका ताप T1 एक छड़ से जोड़ दिए हैं, इसका ताप T2। यहां पर इसको पूरी तरीके से अचालक पदार्थ से ढक दिया, अचालक पदार्थ, और ये छड़ इसकी चालकता K है। ये जो ऊपर लगाया हमने ये अचालक पदार्थ से ढक दिया ताकि ऊष्मा यहां से बाहर ना निकले, ऊष्मा यहां से सीधे इसमें एंटर करे। इसका ताप T1 है, इसका ताप T2 है। वातावरण में कोई ऊष्मा नहीं जा रही है, केवल ऊष्मा यहां से यहाँ जा रही है। ठीक है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि भाई T1 ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, और दोनों ब्लॉक समान है, दोनों जो ब्लॉक हैं वो कैसे हैं, समान है, मतलब उनका क्षेत्रफल सब कुछ जो यहाँ पे छड़ का क्षेत्रफल है वो समान आएगा। इसकी लंबाई को ले लीजिएगा आप L। ठीक है, सबसे पहले इसमें बोल ही दिया कि भाई वातावरण में ऊष्मा का ह्रास, लॉस जो है नगण्य है। वातावरण में जो ऊष्मा जा रही है वो नगण्य मान ली, यानी कि सारी ऊष्मा कौन से मेथड से जा रही है, सिर्फ चालन विधि से। तो चालन विधि से जा रही तो अगर ताप T1 है, इसका ताप T2 है, लेकिन यहाँ पे जो ये ताप T1 और T2 है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये ताप ये फिक्स नहीं है, तो एट टाइम T, किसी समय T पर क्या सिचुएशन बन गई, इसका ताप भी बदल चुका होगा, इसका ताप बदल के मान लीजिएगा हो गया T, और इसका ताप बदल करके हो गया T डैश, किसी टाइम T पर, ये बदलता रहेगा। तो दोनों ही क्या ताप हैं, दोनों ताप कैसे हैं, परिवर्तनशील ताप हैं। दोनों ताप परिवर्तनशील है, कोई भी ताप कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ताप हमारे वेरिएबल हैं। तो अब इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें स्टेडी स्टेट नहीं आई। स्टेडी स्टेट नहीं आई तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी तो किस तरीके से हमें इसको करना है। तो पूछा क्या है इसमें सवाल में, ये बोला है कि ताप का समय के साथ बदलने वाला फलन क्या होगा। समय के साथ साथ इसका जो ताप बदलेगा वो किस तरीके से बदलेगा वो बताना है। ठीक है, यानी कि आपको एक तरीके से बताना है कि भाई जो ताप और समय के बीच में फलन बनेगा वो कैसा बनेगा। ठीक है, टाइम को ताप का फंक्शन कह लो या ताप को टाइम का फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा अच्छा सवाल। तो किसी टाइम T पर, एट टाइम T, किसी समय T पर क्या इसमें स्थायी अवस्था आ चुकी है, तो आंसर है नहीं, स्थायी अवस्था नहीं आई। तो इसका मतलब स्थायी अवस्था वेरिएबल है, परिवर्तनशील है। तो आप क्या लिखेंगे, किसी समय पर लिख सकते हैं इसको कि भाई किसी समय पर dq/dt आपके पास KA/L इंटू T माइनस T डैश है, T माइनस
टी डैश है। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। तो t माइनस टी डैश हो जाने पर अगर आप बहुत ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला कि ब्लॉक एक समान है तो दोनों के द्रव्यमान है वो m ले सकते हैं, ठीक है, और दोनों की स्पेसिफिक हीट भी समान ले सकते हैं, है ना। तो उष्मा गई कहाँ फिर इसने, जैसे ताप दिए तो उष्मा एक तरफ से दूसरी तरफ गई, तो क्या लिखते हैं, जितनी भी उष्मा का लॉस हुआ है बराबर उष्मा टेकन या उष्मा गिवन बराबर उष्मा टेकन। कितनी उष्मा दी गई और कितनी उष्मा ली गई। दी किसने, दी इस वाले ने और ली उस वाले ब्लॉक ने। तो उसने दी कौन से फॉर्मूले से भाई, ms डेल्टा टी से, क्योंकि उसका ताप T1 से कितना रह गया, T। तो आप इसको लिख सकते हैं ms T1 माइनस T, और उसने ले ली इस उष्मा को, तो उसने जो उष्मा ली वो कितनी ली, ms, और कितनी T डैश माइनस T2, क्योंकि इसका ताप कम था तो उसका ताप तो बढ़ेगा और इसका ताप कम होगा। तो यहाँ पर T डैश तो T2 से बड़ा है और यहाँ पर T1 T से बड़ा है, क्योंकि ये तो कम हो रहा है वो बढ़ रहा है। ms से ms उड़ गया, तो यहाँ से इस इक्वेशन में T भी बदल रहा है, T डैश भी। तो एक काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन से एक ही परिवर्तनशील राशि में बदलेंगे, यानी कि T1 माइनस T बराबर T डैश माइनस T2। तो यहां से अपने पास T डैश की जो वैल्यू है वो आ गई है T1 प्लस T2 माइनस T। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरी समीकरण में या तो T में बदल सकता हूं पूरी को या T डैश में। तो बदल दो भाई, dq बाई डी टी के ए अपॉन एल, T1 ये T माइनस T1 प्लस T2 माइनस T, तो कितना आ गया, के ए अपॉन एल, तो माइनस T1 माइनस T2 प्लस T2 कितना आ गया, 2T, 2T माइनस T1 माइनस T2। अच्छा जी, अब इसकी बात करते हैं भाई, dq बाई डी टी, dq बाई डी टी, तो dq बराबर के ए बाई एल T माइनस T1 माइनस T2 dt। हमें तो क्या चाहिए, टाइम में उसमें रिलेशन चाहिए। अच्छा, dq क्या बन जाएगा, dq की वैल्यू बन जाएगी यहाँ से जो उष्मा प्रवाहित हुई, कितने समय में कितनी उष्मा का लॉस हुआ, यहाँ से यहाँ तक गई उष्मा, यहाँ पे इसने उष्मा दी, किसने दी, T1 ने। तो T, क्योंकि हमने T में बदलाया तो उष्मा की तो कमी हुई ना, उष्मा का ह्रास हुआ, उष्मा का लॉस हुआ, तो ये उष्मा यहाँ से लॉस होकर के उसको मिल गई। तो क्या लिखेंगे, माइनस ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी की जगह dt लिख देंगे क्योंकि हमारे पास स्मॉल टाइम में ले रहे हैं। तो के ए अपॉन एल, क्योंकि उष्मा का ह्रास हो रहा है, हम टी के लिए लिख रहे हैं। अगर यही बात हम इसके लिए लिखते तो इसको तो उसमें मिल रही, तो प्लस का ms डेल्टा टी लिखते क्योंकि उसको मिल रही और T1 वाले में से निकल रही, क्योंकि हमने T वाले के लिए लिखा सब कुछ। ओके, ये बन गया अपने पास 2T माइनस T1 माइनस T2 dt। हाँ जी, अब हमें क्या करना, T वाले एक तरफ और बिना T वाले एक तरफ कर देने हैं और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है जी। dt अपॉन 2T माइनस T1 माइनस T2, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन कंसेप्ट समझे। मेन कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि भाई ये दो बदल रहे हैं, इन दोनों को एक में ही कन्वर्ट कर लेना है, और एक में कन्वर्ट कर लिया तो T का बदल गया वेरिएबल। अब ये T में आया T1 से T तक, तो उसने उष्मा को घटाया, उष्मा की लॉस हुई, तो वो कितनी हुई, ms dt से। तो अब कितनी आ गई भाई, के ए बाई ms इंटू एल dt t इक्वल टू 0 पर। कौन से ब्लॉक की बात हो रही, t किसका है, इसका, तो T1 से T आया, t इक्वल टू 0 पर इसका ताप कितना था, T1। किसी टाइम t पर इसका ताप कितना हो गया, T, और यही हमें निकालना कि किसी टाइम t पर कितना हो गया। तो किसी टाइम t पर कितना हो गया, इसको सोल्व करने के लिए पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन किया था, कितना हो जाएगा, ln
2t माइनस t1 माइनस t2 अपॉन क्या एक 2 नीचे भी आएगा, लिमिट t1 से t और एक k इसका 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और इसकी लिमिट 0 से t है तो t रह जाएगी अपॉन MSL। इसलिए कह रहा हूँ इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो ये वाली कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर अच्छे सवाल करने तो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। तो लिमिट रखो भाई, लिमिट रखी, लिमिट रखेंगे t रखेंगे फिर t1 रखेंगे तो क्या बनेगा ln, इस दो को उधर ले जा सकते हैं आप, ln 2t माइनस t1 माइनस t2 माइनस ln, अब यहाँ पे t1 रखेंगे तो 2t माइनस t1 तो t1 माइनस t2 बन जाएगा, t1 माइनस t2 इक्वल टू 2KAT अपॉन ml। बस यहाँ से t निकाल लो, t बराबर ये log m माइनस log n हो गया, log m माइनस log n को इस तरह लिख देंगे log m बटे log n, तो ये ml अपॉन 2KA और ये बन जाएगा ln 2t माइनस t1 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2। बस ये आप कह सकते हैं कि टाइम में और उसमें रिलेशन ये आ गया, और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई वो नहीं, लेकिन फिलहाल इसका आंसर को हम इतना भी छोड़ सकते हैं। और अगर सिंप्लीफाई करना तो उसको कैसे करेंगे वही बताते हैं, उसमें थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। लेकिन यहाँ तक इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई हमारे जो ताप है ये परिवर्तनशील है, यानी कि साम्यावस्था नहीं आई, यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर नियत नहीं है। अब ये नियत नहीं है, ये वेरिएबल है, इसीलिए ताप का फंक्शन है। अब या तो t में रखो या t डैश में, हमने t में रखा, ताप इसका यहाँ से घटा यानी कि इसने ऊष्मा दी निकाल दी, तो माइनस के डी एमएस डेल्टा टी से इसने ऊष्मा दे दी और हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम जैसे मैंने आपको बोला और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो और कर लो, थोड़ी सी और मेहनत लगा देते हैं, चलो जब इतना किया तो देखो और कर सकते हैं। मान लीजिएगा वहां से बात करें, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हटा देता हूं। यहीं से आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास आ गया ln 2t माइनस t1 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2 बराबर 2KA T अपॉन ml। और अगर बहुत ध्यान से देखा जाए इसको तो आपके पास ये जो रिलेशन आएगा, क्योंकि t1 माइनस t2 है, t1 माइनस t2 2t में से माइनस हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू जो अपनी बनेगी ये अपनी बनेगी आपकी में यहाँ से 2t आ गया और ये वाला माइनस रह गया, इसमें यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस था, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। चलो यहाँ पे माइनस छोड़ो, ऐसा कर लेते हैं, माइनस इस माइनस को यहाँ ले आओ, ठीक है, एक मिनट को ऐसा करते हैं। यहाँ से आने के बाद आप लिख सकते हैं ऐसे माइनस KAT अपॉन MSL इक्वल टू 2 भी ले लो ln 2t माइनस t1 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2, ये बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा एक बस। तो अगर वहां से आगे हम इसकी बात करें तो ये माइनस है, ठीक है। तो इसी को लॉग की प्रॉपर्टी से जब आपके पास ln x बराबर y होता है तो उसको लिख सकते हैं x बराबर e की पावर y, ये प्रॉपर्टी है, गुण है लॉगरिथम का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो यानी कि आप लिख सकते हैं 2t माइनस t1 माइनस t2 अपॉन t1 माइनस t2 बराबर e की पावर माइनस 2KAT अपॉन ml। हाँ जी, इसको t को निकाल लो, 2t
भैया तो टी को निकाल लो वहां से या कैपिटल टी को निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो हम T1 माइनस T2 बराबर T1 माइनस T2 e की पावर माइनस 2k8t अपॉन ml ऐसे लिख सकते हैं। और 2t बराबर T1 माइनस T2 प्लस T1 माइनस T2 e की पावर माइनस 2k8t अपॉन ml। ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसको आप k डैश लिख दूं, कोई बुराई नहीं इसमें। तो t इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई 2 प्लस T1 माइनस T2 बाई 2 e की पावर माइनस k डैश t। ये आपका ताप के साथ साथ समय का फलन आ गया, ठीक। या वहां से आप t को लिख सकते हैं इधर लाने में, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपके ताप के फलन है। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है, ग्राफ की बात कर लेते हैं। अभी ग्राफ देख लो कैसा बनेगा, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ग्राफ को भी कोई मुश्किल नहीं है ब्लॉक टी के लिए। तो देखो अगर t इक्वल टू 0 कर दे, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू कितनी, t इक्वल टू 0 रखेंगे, 0 रखने पे 1 आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 बाई 2, T1 माइनस T2 बाई 2 आ जाएगा। और अपने पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, अच्छा ये था यहाँ पे प्लस बन गया, T1 प्लस T2 बाई 2, T1 माइनस T2 बाई 2। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो T1 प्लस T2 बाई 2 प्लस T1 माइनस T2 बाई 2 ये 1 हो जाएगा, और सोल्व करने पर माइनस T2 से तो T की वैल्यू हो जाएगी T1, जो कि थी पहले t बराबर 0 पर T1 थी ना वैल्यू। जब t बराबर 0 पर T1 थी तो किसी टाइम t पे फिर ये इस फंक्शन से वेरी करेगी, और इसका ग्राफ जो आता है ये मान लीजिएगा कोई कांस्टेंट है, ऐसा ग्राफ जो आता है एक्सपोनेंशियली ग्राफ आएगा। जैसे जैसे आप इसका टाइम बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ा देने पर ये वैल्यू डिक्रीज होगी और फाइनली कहाँ तक आ जाएगी, किसी ताप t तक आ जाएगी, किसी समय t पर। तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ भी कैसा बनेगा कि भाई ताप का समय के साथ t बराबर 0 पर ताप कितना T1, फिर तो डिक्रीज ही हो रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फलन के साथ घट रहा है, और घटते घटते जो है आपका कितना जाएगा। अगर मैं इन्फिनिट रख दूं, अगर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 बाई 2, ये तो 0 हो गया, तो t बराबर कितना बचेगा, कैपिटल T बराबर बचा T1 प्लस T2, यानी कि इसका जो ताप बचेगा किसी t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, तो कहाँ तक आएगा, T1 प्लस T2 बाई 2, और किसी टाइम t पर कितना है, t है, तो वो फंक्शन आपका ये है। इस तरीके से ताप वेरिएशन नॉन स्टेडी स्टेट, अस्थायी या असाम्य अवस्था में इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ रहता है अस्थायी अवस्था, और अस्थायी अवस्था के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो ऐसे सोचना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। तो जैसे हम अस्थायी अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, तो अस्थायी अवस्था का एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारे पास है, हमने देखा है कि जब कहीं पर बहुत कम ताप हो जाता है वातावरण का और वहाँ पे पानी जमने लगता है, तो जैसे झील होती कहीं पर और वहाँ पे वातावरण का ताप -10, -20, -30 होने लगता है, तो झील के ऊपर एक परत जम जाती है बर्फ की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि भाई झील पर बर्फ का जमना, मोटाई जितनी जमेगी वो कितने समय में कितनी जम गई, उसमें क्या रिलेशन है, ये हमें करना है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब वातावरण का ताप पानी के ताप से भी नीचे जाने लगे, और क्योंकि हमें पता है कि बर्फ कब जमता है, जब आपके पास 0 डिग्री का टेम्परेचर आ जाए, उससे भी नीचे जाने लगे, तो 0 डिग्री का पानी 0 डिग्री का बर्फ में जमने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बर्फ में जमने लगेगा, तो बर्फ जैसे जैसे जमेगा तो उसमें कितने समय में कितना बर्फ जम जाता है, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी बात जाननी पड़ेगी, जो कि पानी का एक यूनिक बिहेवियर, एक अद्वितीय उसका व्यवहार पानी का है, जो हमें याद रखना है। इसको समझने की कोशिश भी करेंगे और थोड़ा सा याद भी रखना है। वो क्या, किस बारे में है पानी का बिहेवियर, वो है उसकी घनत्व के बारे में। इस चीज को जानेंगे, उसी कंसेप्ट को हम दिमाग में रखते हुए इस मोटाई को निकालेंगे,
ठीक है, तो पानी के घनत्व के बारे में आपने सुना है, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होता है, फिक्स है, और हम इसको फिक्स लेकर के चलते हैं, एक ही लेकर चलते हैं सीजीएस में, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअल में ये जो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन अगर ताप बदल जाता है तो ये घनत्व पानी का बदलने लगता है, तो ये घनत्व पानी का बदलने लगता है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर ताप को बढ़ाएं, 4 डिग्री से ज्यादा बढ़ाएं या 4 डिग्री से कम करें तो घनत्व थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो इतना कम होता है सिर्फ कि हमारे लिए उसकी वैल्यू में चेंज होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 है, जैसे ये पानी का घनत्व का ग्राफ मैंने बनाया, 4 डिग्री पर अधिकतम होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपने ताप को 4 से कम तक किया, 0 पर किया, तब भी घनत्व डिक्रीज होता है, और अगर 4 से आगे बढ़ाया तो भी घनत्व, 4 से 100 तक बढ़ाओगे तो भी घनत्व कम होता है। तो 4 डिग्री पर अधिकतम होता है। लेकिन ये जो कम हो रहा है ये 0.998, 0.997, 0.999 इतना होता है, यानी कि ताप को बढ़ाने पर जो घनत्व में कमी आई वो नेग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य है, यानी कि लगभग 1 के आसपास, ये 0.999 नहीं रहा, यानी कि 0.0001 का अंतर आ भी गया तो हम उसको लगभग 1 ही लेते हैं, इसीलिए हम हमेशा 1 लेके चलते हैं। लेकिन वास्तविकता समझे, वास्तविकता ये है कि पानी का घनत्व हमेशा ताप 4 डिग्री पर 1 होता है, जो कि अधिकतम है। उसके अलावा अगर ताप बदलेगा तो पानी के घनत्व में थोड़ी सी कमी आ जाती है, जो कि हम कंसिडर नहीं करते, बट यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है, ये समझे। एक्चुअल में 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 हो गया, प्रैक्टिकली देखा तो 4 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने पर देखेंगे तो पानी क्या होगा, फैलेगा, तो उसके पार्टिकल दूर दूर जाएंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या होता है, हमें पता है कि जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। एक्चुअल में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही पानी के अंदर बर्फ के क्रिस्टल जमने लगते हैं। छोटे छोटे से क्रिस्टल 3, 2, 1 पर ही आने लगते हैं, 0 पर भी बर्फ के छोटे छोटे से क्रिस्टल आते हैं, जो कि पानी में और बर्फ की फॉर्म में ही रहते हैं। इतने बारीक क्रिस्टल होते हैं, तो जिससे कि 0 से 4 के बीच में जो पानी का घनत्व होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि उसमें थोड़े से आइस क्रिस्टल आ जाते हैं। क्योंकि और बर्फ का घनत्व तो हमेशा पानी से कम होता है, आप जानते हो भाई। पानी रखा हुआ है गिलास में, आप देखते हो पानी को अगर गिलास में रखा हुआ है तो उसको उड़ेलते हो तो गिर जाएगा, लेकिन अगर बर्फ जमा दिया तो नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि बर्फ फैल गया, मतलब उसका घनत्व बढ़ गया, उसका घनत्व कम हो गया, है ना। उसके जो बर्फ के जो पार्टिकल या कण थे वो थोड़े दूर दूर हो गए, तो बर्फ का घनत्व थोड़ा कम होता है, पानी का घनत्व थोड़ा ज्यादा होता है। इसी वजह से आपके पास 0 से 4 के बीच में भी घनत्व कम होता है और 4 से 100 के बीच में घनत्व कम होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज झील पर बर्फ का जमना किस तरीके से होता है तो वो सुने ध्यान से। एक्चुअल में होता क्या है, जब ताप माइनस में हो वातावरण का, जब वातावरण का ताप माइनस में होता है तो माइनस ताप और पानी का ताप कम होता है, पानी का ताप ज्यादा होता है, 0, 1, 2, 3, 4। रियलिटी में तो सबसे पहले तो ताप कम होते 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 4 डिग्री भी आया होगा भाई। जब ताप कम होने शुरू हुआ होगा झील के पानी का तो 4 डिग्री भी आया होगा, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री आया तो 4 डिग्री के जो पानी के कण थे वो अधिकतम घनत्व के थे, और अधिकतम घनत्व की चीजें पहले बैठती है नीचे, यानी कि 4 डिग्री का पानी जो था वो सबसे भारी था, तो 4 डिग्री का पानी भारी पहुंच गया नीचे, 4 डिग्री का पानी के कण नीचे पहुंच गए, ठीक है। 3 डिग्री का पानी के कण इसके ऊपर, फिर 2 के, फिर 1 के, फिर 0 के, ठीक है। तो जब यहाँ 0 डिग्री का पानी आ गया, क्योंकि 4 डिग्री का पानी तो नीचे जा चुका, क्यों? 4 डिग्री का पानी सबसे भारी है, तो सबसे भारी वो नीचे बैठेगा, तो ऊपर कौन आ गया? 0 डिग्री का। जैसे ही 0 डिग्री का पानी आया और माइनस का ताप है, तो इस पानी में से इस वातावरण में ऊष्मा प्रवाहित होने लगती है, जिससे कि ऊष्मा का एक तापांतर आ गया, तापांतर के कारण ऊष्मा प्रवाहित हो गई, ऊष्मा प्रवाहित हो गई तो यहाँ पे क्या हो गया? बर्फ जम गई, ठीक है। और बर्फ जम गई तो एक बर्फ एक चालक
पदार्थ की तरह से यहाँ से उष्मा इसमें से यहाँ से प्रवाहित होने लगेगी, जिससे कि ये बर्फ में जमने लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस का पानी 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है। अभी मान लो इतनी है, थोड़ी देर बाद ये और मोटी हो गई एक परत, और थोड़ी देर बाद और मोटी हो गई। तो इस तरीके से ये परत जो होती है बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से परत बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा मोटाई होती चली जाएगी उतना ही मुश्किल होगा ऊष्मा को यहां से यहां तक प्रवाहित होना, क्योंकि उसकी ऊष्मा यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये जो इसमें लंबाई है ये बढ़ती जा रही है। और ऊष्मा प्रवाह की दर किसी भी लंबाई के इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती। तो यानी कि ऊष्मा प्रवाह की दर अब यहां पर नियत नहीं है। तो शुरू में तो मोटाई कम थी, बर्फ तेजी से जमेगा, लेकिन मोटाई बढ़ गई तो बर्फ जमेगा, लेकिन उसके जमने का दर वो धीमी हो जाएगी। यानी कि शुरू में तो समय कम लगेगा जमने में, और बाद में जब वो जमना शुरू हो जाएगी तो और मोटाई जमने के लिए ज्यादा समय लगने लगेगा। तो वो समय में और उस मोटाई में क्या संबंध है, वो संबंध भी निकालना पड़ेगा। कोई तो रिलेशन होगा, कोई तो मैथमेटिक्स होगा इसका, वो हमें जानना है। तो जमने का कारण समझ में आ गया भाई, हमारे पास 4 डिग्री वाला पानी सबसे नीचे जाकर बैठेगा, 4 डिग्री वाला पानी सबसे ज्यादा नीचे जाकर बैठ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 0 डिग्री वाला पहुंच गया। 0 डिग्री वाला जैसे ही पहुंचा तो 0 डिग्री पे तो बर्फ जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर तो माइनस का ताप है, और माइनस का ताप है तो बर्फ जमेगा। बर्फ जमेगा तो इधर ताप हाई, इधर ताप कम, तो ताप अंतर के कारण ऊष्मा प्रवाह की दर आएगी जो कि चालन के कारण होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पर ये लंबाई जो बढ़ती जाएगी, ऊष्मा यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो रही, ऐसे प्रवाहित होगी यहाँ पर dq/dt, और जो ये h है dq/dt जो यहाँ पर होगी, जो यहाँ पर dq/dt होगी, वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी y की। ठीक है, तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो ये दर कम हो जाएगी, यानी कि ये कैसी दर हो गई, परिवर्तनशील। यानी कि इसका मतलब ये भी एक अपनी स्थायी अवस्था में नहीं आ रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये 100 से 4 डिग्री तक भी पानी सिकुड़ रहा है, 4 से 100 तक फैल रहा है। ऐसे जा रहा तो सिकुड़ रहा है, और ऐसा आ रहा तो यहाँ तक आप कह सकते हैं फैलता है ना। इधर से आ रहे हैं तो फैल रहा है। तो घनत्व 4 से 100 तक जाने में घनत्व कम हो रहा है, तो यहाँ पर घनत्व डेंसिटी डिक्रीज हो रही। यहाँ से बोलेंगे तो 4 से यहां से जा रहे तो यहां से यहां तक डेंसिटी बढ़ रही, क्योंकि 4 पा रहे। तो ठीक वैसे ही जब ये 4 से 0 पर जा रहा है तो भी ये फैल रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, और पानी का घनत्व यहां पर है, और यहां से 4 से 0 तक जा रहा है। और अगर 0 से 4 तक आ रहे हैं तो 0 से 4 तक आ रहे हैं तो 0 से 4 तक आने पर घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर ये सिकुड़ता है। भाई अगर ये चीजें अपने दिमाग में रखेंगे तो हम इस चीज को समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारे पास पानी जमेगा। क्लियर? क्या 2 पॉइंट याद रखने हैं कि भाई एक तो पानी का घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है, इसलिए 4 डिग्री वाला पानी नीचे पहुंच जाएगा, और कम डिग्री वाला पानी ऊपर पहुंच जाएगा, 0 डिग्री वाला पानी ऊपर आ जाएगा, और बाहर चूंकि माइनस का ताप है इसलिए बर्फ जमना शुरू हो जाएगा। बर्फ जमना शुरू हो जाएगा तो कितने समय में कितना बर्फ जमता है ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, रियलिटी में ऊष्मा की जो दर होती है वो इधर से तो आई रही, वातावरण से भी ऊष्मा ले रहा होता है। अगर आपने कभी देखा हो तो एक लेयर जम के फिक्स हो जाती है, लगभग बर्फ जम जाने के बाद वो जमनी बंद हो जाती है उसके बाद, यानी कि इतना स्लो रेट हो जाता है कि फिर वो और बर्फ नहीं जमा पाता। या ये कहो कि ऊष्मा इसमें से निकलने की दर और उस वातावरण में से इसमें ऊष्मा आने की दर समान हो जाती है, साम्य अवस्था में आ जाता है, फिर बर्फ की जो परत है वो फिक्स हो जाती है लगभग। ठीक है, लेकिन निकालते कैसे हैं, अब इसी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे भाई, ये बात समझ में आ गई कि जब हम पानी को 4 डिग्री से 100 तक गर्म करते हैं तो वो फैलता है, उसकी घनत्व कम होता है। 4 से 0 डिग्री तक उसको अपन ताप कम करेंगे तो वो सिकुड़ता है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, या इसका उल्टा सोच सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कंसेप्ट समझ लिया कि भाई जब तक ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई बर्फ जमने का कारण क्या है। अब जमता कितना है ये देखते हैं, जमता कैसे है और कितना जमेगा उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात करने के लिए आप क्या करें कि भाई आपने मान लो कि ये पानी जम रहा है यहां से यहां तक जमा 0 1 2 3 4 ये डिग्री सेल्सियस में, और यहां से बर्फ जम रहा है। मान लो अब चूंकि अगर बहुत ध्यान से देखो तो जो ऊष्मा आ रही है dq/dt,
वो क्या होती है, के ए डी टी बाई टी एच माइनस टी एल अपॉन, ये होती है। मान लो y जम रहा है, y जम रहा है, तो ये जो y है तो ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो बदलता जा रहा है। तो फिर हमारे पास जब ये बदलता जा रहा है तो यहां से देखो k और a, चालकता और एरिया तो सेम ले लिया, इसका एरिया ले लिया हमने a, और बर्फ की चालकता हमने ले ली मान लो यहाँ k, माइनस का ताप है, इधर 0 है, तो ये जो y है बदल रही है। जब ये बदलता जा रहा है तो क्या उष्मा प्रवाह की दर कांस्टेंट है? नहीं, तो फिर y पे जाकर के छोटे से एलिमेंट के लिए, छोटे से अवयव के लिए हमने इसको नियत मान लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो h बोल सकते थे वो h नियत नहीं है, वो h प्रोपोर्शनल है y के। जैसे जैसे y बढ़ेगा वैसे वैसे इसके जमने की दर धीमी हो जाएगी। बर्फ शुरू में तेजी से जमेगा, उसके बाद वो स्लो जमेगा, यानी कि शुरू में समय कम लगेगा और फिर बाद में समय बहुत लगेगा उतनी ही थिकनेस, उतनी ही मोटाई को जमाने में। वो उसका रिलेशन आना आप ध्यान से देखो, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। डी क्यू बाई डी टी, अगर बात करें तो इसमें ऊष्मा कौन से फॉर्मूले से ले रहा है ये, के ए ताप कितना, हाई ताप 0 है और माइनस का टी लो ताप है, नीचे y आ गया, डी क्यू बाई डी टी। ये डी क्यू बाई डी टी किसकी है, कौन ले रहा उष्मा, इसने ली छोटे से टाइम इंटरवल में, डी टी टाइम इंटरवल में इतनी सी उष्मा ली डी क्यू, इसने ली डी क्यू। तो ये डी क्यू में बर्फ जम गया, 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री का वाटर 0 डिग्री के आइस में, बर्फ में जम गया। तो क्या यहाँ ml लिखना पड़ेगा, यस यहाँ पे लिखना पड़ेगा m इंटू एल, तो यहाँ पर m लिखेंगे जी, तो m इंटू एल, तो m कितना, m इंटू, या छोटा सा मास ले लो dm इंटू एल। एल क्या है इसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो dm बाई डी टी बराबर के ए टी वाई। dm किसका मास है, इसका। अगर इसके मास की बात करें तो dm का मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी बर्फ की रो मान ली, ठीक है, और वॉल्यूम कितना a इंटू डी वाई, तो इतना वॉल्यूम है। तो ये आपका कितना आ गया, रो a डी वाई अपॉन डी टी के ए टी अपॉन वाई। वाई वाले एक तरफ ले लो और टाइम वाले एक तरफ ले लो, रो ए वाई डी वाई के ए टी डी टी, यानी कि डी टी समय में डी वाई थिकनेस जमी, तो बाकी के समय में कितना थिकनेस जम चुका होगा, तो 0 टाइम पर थिकनेस 0 थी, और किसी टाइम t पर कितना जम चुका y, ये सब कांस्टेंट है, सॉरी ये y के साथ है, तो किसी टाइम t पर y जम चुकी। यहाँ पर एरिया से एरिया कट जाएगा और रो इंटू इंटीग्रेशन आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 0 से y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर क्या है k t, और इसका टाइम आ जाएगा 0 से t। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखो, t इक्वल टू आ गया रो अपॉन 2 के टी इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, रो 2 के टी, अच्छा l छूटेगा इसमें, यहाँ पे एल एफ, एल एफ क्या है, एल एफ क्या है, बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा, है ना, बर्फ की गुप्त उष्मा है। तो नीचे इसमें यहां से एल एफ और आ जाएगा। तो यानी कि समय का और y के साथ रिलेशन क्या आया कि t प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, t प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। तो समय के साथ साथ y के साथ इसका जो रिलेशन है वो पैराबोलिक है,
यानी कि डायरेक्ट नहीं आएगा, पैराबोलिकली जमेगी। इसी को और थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं और जर्नल फॉर्मेट में, जर्नल। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 18002121 यानी कि सामान्य में क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इस सबको ले लूँ ऐसे LF A, यहाँ पे किसी समय पर y1 थी और फिर y2, तो y dy, तो यहाँ पर KAT किसी टाइम t1 पर y1 थी, किसी टाइम t2 पर dt। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये कि यहाँ पर LF A y स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन 2, बस वहाँ पे लिमिट बदल दी, जीरो की जगह y1 और y2 कर दिए, t1 और t2 कर दिए। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, t2 माइनस t1। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई डेल्टा t बराबर LF, ऐसे तो उड़ाई दो, LF रो और y2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2KT। तो समय का अंतर कितने समय में कितनी थिकनेस में क्या रिलेशन आएगा वो ये, चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, ठीक है। तो जो हम कह रहे थे ना बर्फ की मोटाई तथा बर्फ के जमने के समय में अंतर, अब इसका सवाल कैसे बनते हैं वो समझते हैं। सवाल बनने का क्या तरीका होगा, ठीक, तो दिमाग में रखना कि भाई इसके समय की वैल्यू इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सवाल देखते हैं भाई इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं। एक तरीका तो है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पर कि कितने समय में कितनी बर्फ जम गई, बाकी सब वैल्यू दे रखी होंगी और y की वैल्यू रखो, t निकल जाएगा, कितने समय में कितनी बर्फ, समय दे दिया तो बर्फ की ठीक मोटाई निकल जाएगी, मोटाई दे दी तो समय निकल जाएगा। ये सब चीजें हमें दे रखी होती है, ठीक है। तो अब और भी तरह के एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिएगा सवाल ये दे दिया, मान लो इसकी थिकनेस y है और ये भी y है बर्फ की, है ना, ये बर्फ है, और आपसे बोला कि यहां से यहां तक जो समय लगा है वो लगा t, तो यहां से यहां तक जो समय लगा है t डैश, ये बताओ कितना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई यहां से यहां तक समय t निकला, यहां से यहां तक जमा होने का समय मान लीजिएगा t2, मान लो t1 समय तो लगा t और t2 में कितना समय लगा, और t1 तो समय t और दूसरा समय कितना लगा t2, ये हमें निकालना है। तो हमें भी क्या पढ़ा कि t प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, t प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। समय क्या करना, क्वेश्चन क्या है समझ में आया कि इतनी थिकनेस को जमने में कितना समय लगेगा। अगर पहले y थिकनेस जमी थी 1 सेंटीमीटर जमी थी, तो अगली 1 सेंटीमीटर को जमने में कितना समय लगेगा, क्या समान समय लगेगा, नहीं, इस रिलेशन के हिसाब से लगेगा। आप लिख सकते हैं t1 बाई t2 बराबर y1 अपॉन y2 का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनेंगे, t1 कितना है, t1 है भाई t, और t2 कितना, ध्यान रखना कि हमें इस फॉर्मूले में जो y है वो यहां से मापना है, तो समय भी यहीं से यहां तक के जाने का पता लगेगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसको। अगर डायरेक्ट निकालना है तो फिर वो वाला लगाना पड़ेगा, बिना डायरेक्ट निकालना है तो आपको ये वाला लगाना। तो t2 निकालना है, तो y1 कितनी y, और y2 कितनी, y2 कितनी भाई, यहां से यहां तक के समय में तो y2 कितनी हो गई 2y, तो ये कितनी हो जाएगी 2y, इससे उड़ गया, स्क्वायर आ गया 1/4, यानी कि t2 बराबर कितना आ गया, t2 बराबर 4t। क्या ये हमारा आंसर है, क्या ये आंसर आ गया, नहीं, इस आंसर में क्या कमी, ये तो यहां तक का समय आया, केवल इतनी y को जमने में कितना समय लगा, तो t डैश कितना t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 कितना आ गया 4t माइनस t, दैट इज 3t। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगली उतनी ही थिकनेस जमने के लिए 3 गुना समय लगेगा। अगर पहले 1 सेकंड में काम हो रहा था तो उतनी ही मोटाई जमने के लिए 3 सेकंड लगेगा आगे, यानी कि बर्फ के जमने की दर और धीमी हो गई, बर्फ के जमने की दर और धीमी हो गई। इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई शुरू में बर्फ तेजी से जमता है और बाद में बर्फ बहुत स्लो रेट से जमता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि लगभग कांस्टेंट हो जाता है, सामने अवस्था इतनी आती है कि बर्फ जमना लगभग बंद हो जाता है,
ठीक है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं हम। और मान लीजिएगा मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने 3 लेयर बना दी। मैंने बोला कि भाई y जमने में लगा समय t, तो आगे भी फिर y और y। तो बोलो, इसमें पूछा आपसे कि भाई इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है। तो इस वाली में तो t लगा, इसमें कितना लगा 3t, तो इसमें t डैश निकालना, इसमें t डैश निकालना, ठीक है। तो यहां से यहां तक का टाइम था t2 और ये वाला टाइम आपने t ले लिया। ये t यहां से यहां तक ये t1 था, ये t2 ले लिया, ये ले लीजिएगा मान लो t3। तो क्या रिलेशन लगाएंगे जरा बताएं सोच के। सीधा है, आप चाहे ये और ये ले लो तो t प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर ही है। ये लगाओ t1 कितना, t1 अपॉन t2 बराबर y1 अपॉन y2 का होल स्क्वायर। तो भाई t1 कितना है हमारे पास, t1 तो t लगा और t1 और t2 की जगह आप ले लो t3। मान लो t2 तो निकाल चुके, अगर t3 निकालना है तो t3 निकालने के लिए ये y, ये कितना 3y स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/9। तो t3 आ गया 90, t3 90, यानी कि यहां से यहां तक का जो समय लगा नो t लगा। तो इसमें कितना लगेगा t डैश बराबर 90 में से कितना समय घटा दो, t ये 3t ये, t प्लस 3t ये घटा दो, तो 90 तो कितना बचेगा 5t। तो यानी कि समान मोटाई जमने के लिए, समान मोटाई जमने में जो समय लगेगा उसका अगर रेशियो अनुपात पूछ ले जाए तो कितना बोलेंगे। पहले तो कितना लग रहा था t, फिर कितना लगा 3t, फिर कितना लगा 5t, यानी 1 3 5 7 9 इतने अनुपात में 1 3 5 7 9 के अनुपात में अपना ये समय लगेगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई समान मोटाई का बर्फ अगर जमाना है, समान मोटाई के बर्फ जमने के लिए आप ये कह सकते हैं कि समान मोटाई का बर्फ जमने में लगे समयों का अनुपात कितना होगा, t1 अनुपात t2 अनुपात t3 अनुपात t4 बराबर, देखो t1 कितना था t, t2 कितना आता 3t, तो फिर कितना आता 5t, तो 1 3 5 7 ये समय आते हैं। इस समय के हिसाब से समान मोटाई का अगर बर्फ जमाना है तो इतना समय लगेगा, ठीक है भाई, तो इतना समय लगेगा। तो अगर डबल थिकनेस, समान मोटाई है ना, ये मोटाई y, ये मोटाई फिर y, फिर अपनी ये है, ठीक है। तो जैसे यहां पर फिर से y, फिर से y, फिर से y, फिर से y जमाते जाना, तो उनमें समय लगेगा कितना लगता जाएगा y1 3 5 ये सब। या ये कह सकते हैं कि जो मोटाई है बर्फ की, वो ये भी कह सकता है मोटाई जो बर्फ की है, पहले y आ गई, डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, डबल होने में, ट्रिपल होने में और ऐसे ही 4-5 गुनी होने में उसमें कितना समय लगेगा, तो वो भी पूछ सकता है भाई। एक तो ये पूछ लेगा, अगर वो बोले आपसे, अगर ये बोल दिया जाए कि भाई मोटाई को y को डबल, या डबल मतलब दुगुना या 3 गुना, दुगुना या 3 गुना, या ऐसे ही करते जाने में, मतलब y कर दिया, 2y कर दिया और 3y कर दिया। अगर इतनी मोटाई करनी तो इसमें समय कितना लगा था, इसमें t लग रहा था, इसमें कितना लगा था अपने पास 4t लगा था, इसमें कितना लगा था 9t लगा था। यानी कि आप ये समय कह सकते हैं कि इनका अनुपात कितना आएगा 149, यानी कि 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और ऐसे ही 4 का स्क्वायर, ऐसा कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये जो अनुपात होगा उसकी डबल ट्रिपल मोटाई करने के लिए उसमें जो समय का अनुपात आएगा ये आएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस भी आ जाते हैं, लेकिन इनका अनुपात पूछ ले जाए
ध्यान रखना समय कौन सा है। दो तरह के समय बताया मैंने, एक तो वो समय बताया जिसमें ये थिकनेस जम रही है, जैसे टी है, ये 3t है, ये 5t है, लेकिन कब, जब ये भी y, ये भी y, ये भी y समान मोटाई जम रही है। और एक ये वाला है 4t, एक ये वाला है 9t। अगर ये y है, ये 2y है, ये आपकी 3y है। अगर y 2y डबल ट्रिपल ये सब दुगुना तिगुना हो रहे हैं y 2y 3y से, तो समय लग रहा है t 40 90। और अगर समान थिकनेस जमती जा रही बार बार y फिर y फिर y, तो इसका मतलब t 3t और 5t ये समय लगा सकते हैं। ठीक है, तो किस समय का अनुपात पूछा वो निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं भाई, चाहे तो ये लगा लो आप अपना जो टाइम का फॉर्मूला आया था अभी LF वाला, LF रो और अपना y² अपॉन 2kT। तो अब किसी समय पे कितनी मोटाई या कितनी मोटाई में कितना समय लगा, तो फिर हमें ये सब डाटा दिया रहेगा। ये किसकी घनत्व है, ये बर्फ का घनत्व है। ये किसका घनत्व है, बर्फ का घनत्व है। ठीक है, ये आपको दिया रहेगा। ये K क्या है, चालकता है, ये K क्या है, चालकता है, और ये ताप है भाई। ठीक है, ये ताप है। और ये Y क्या है, Y क्या है, बर्फ की मोटाई है, बर्फ की मोटाई है। तो इस तरीके से हम असमव्यवस्था के सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, और जितने भी ऊष्मा चालन के एग्जाम्पल थे लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे ऊष्मा की विकिरण विधि। ऊष्मा के विकिरण में क्या क्या कंसेप्ट है उनको डिटेल में जानेंगे अच्छे से। पहला हमने उसकी डेफिनेशन जानी थी, तो ऊष्मा की विकिरण विधि को हम अगले टॉपिक में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।